गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 में फिर से आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम लोग आर.एस. अग्रवाल मैथ्स की बुक को सॉल्व कर रहे हैं और इसमें जो भी एनसीईआरटी के प्रॉब्लम आते हैं उसे भी सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग आज की पढ़ाई को शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं रिलेशन को, तो आज जो है हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है फंक्शन। तो फंक्शन को पढ़ने से पहले मैं यह कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग रिलेशन को ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि रिलेशन से ही यह फंक्शन बना हुआ है। अगर रिलेशन को आप ठीक तरह से जानते हैं तो फंक्शन को समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फाउंडेशन जो है, फंक्शन का जो फाउंडेशन है, जैसे कहिए किसी घर का फाउंडेशन कुछ न कुछ होता है, पिलर वगैरह सब जो होता है, उसी तरह से फंक्शन का जो फाउंडेशन है आपका रिलेशन ही है। पहले आप रिलेशन समझिए, तभी आपको फंक्शन समझने में आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिलेशन हम लोग पढ़ते थे और इसको डिनोट करते थे आर से, और यह सेट होता था ए से लेकर बी तक। उसके बाद इसी में क्या किए कि फंक्शन के साथ कुछ कुछ स्पेशल कर दिए, रिलेशन के साथ जो है कुछ कुछ स्पेशल कर दिए। और वो स्पेशल क्या किए ये डेफिनेशन से हमको पता चलेगा। रिलेशन में क्या किया, कुछ कुछ स्पेशल कर दिए, तो वो बन गया फंक्शन। अब हम इसको डिनोट करने लगे, ए टू बी से डिनोट करने लगे, है ना। तो अब चलिए देखते हैं फंक्शन का डेफिनेशन। जिस तरह से रिलेशन में दो इम्पटी सेट लेते थे, उसी तरह से इसमें भी दो इम्पटी सेट लेंगे। लेट एक्स एंड वाई आर टू नॉन इम्पटी सेट्स, है ना। देन रिलेशन एफ। अब इस रिलेशन एफ को क्या क्या होना चाहिए, इस रिलेशन एफ में क्या क्या विशेषता होना चाहिए। विच एसोसिएट each element of x with unique element of y is called फंक्शन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं एफ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। और यह जो आपका फंक्शन एक्स टू वाई है, इसमें हम लोग एफ को क्या पढ़ते हैं, फंक्शन पढ़ते हैं। एक्स जो होता है, यह सेट एक्स इज कॉल्ड, है ना, डोमेन। एक्स को हम लोग डोमेन कहते हैं। और रिलेशन में क्या होता था कि ए का जो मेंबर इन्वॉल्व होता था उसको डोमेन कहते थे। अब इसमें क्या हो जाएगा, x का जितना भी मेंबर है वो डोमेन हो जाएगा। कहने का मतलब कि x का सभी मेंबर इन्वॉल्व होगा, सभी मेंबर जो है कुछ कोई ना कोई टर्म से रिलेटेड होगा। यहाँ पर सेट y को हम लोग क्या कहेंगे, कॉल्ड कोडोमेन कहेंगे, है ना, कोडोमेन कहेंगे। उसके बाद देखिए इसमें रेंज भी होता है। यह जो रेंज आपका f का होता है, यह हमेशा सबसेट होता है आपका कोडोमेन का। या सबसेट कहने का मतलब कि दोनों सेम सेट भी हो सकता है और कुछ एलिमेंट इसमें कम भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग रेंज को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम लोग एक चीज़ इसमें समझें कि इमेज और प्री इमेज, इमेज एंड प्री इमेज, है ना, इसको हम लोग समझें ये किस तरह से बनता है और कब हम इमेज कहते हैं और कब प्री इमेज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह x और y जो है दो नॉन इम्पटी सेट है ना। इसमें हम एक फंक्शन f लेते हैं, fx। फंक्शन को हम जनरली fx से डिनोट करते हैं, जो x स्क्वायर है। ये फंक्शन हमारा fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। एक फंक्शन का एग्जांपल हम ले लिए। अगर हम इसमें 1 डालते हैं तो यह भी 1 का स्क्वायर, ये 2 डालते हैं तो यह 2 का स्क्वायर, यानी कि यह हो जाता है 4। अगर इसमें 3 डालते हैं
तो यह 9 हो जाता है। इसमें 4 डालते हैं तो यह 16 हो जाता है, 25 हो जाता है, 30। इस तरह से हमारा एक सेट बना हुआ है। 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 9। इस फंक्शन के डेफिनेशन के आधार पर ये जो फंक्शन बोल रहा है, यह फंक्शन 3 को 9 से ही जोड़ रहा है, 3 को 16 से नहीं जोड़ रहा है। और 4 का इमेज 16। तो उम्मीद है कि इमेज समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं कि इमेज ऑफ 1 क्या हो गया आपका, 1 हो गया। इमेज ऑफ 2 का इमेज क्या हो गया, 4 हो गया। इमेज ऑफ 3 का इमेज कितना हो गया, 9 हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि 1 को, ये जो 1, 2, 3 है और 4 है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं कि 1 का प्री इमेज 1 और 4 का प्री इमेज 2 है ना। प्री इमेज ऑफ 4 इक्वल टू 2 है। 9 का प्री इमेज क्या है, प्री इमेज ऑफ 9 इक्वल टू क्या हो गया आपका, 3 हो गया। उसके बाद प्री इमेज ऑफ 16 इक्वल टू 4 हो गया। तो उम्मीद है कि इमेज और प्री इमेज आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद फंक्शन में हम लोग देखेंगे कि फंक्शन और रिलेशन में क्या क्या मुख्य अंतर है। हालांकि यह मुख्य अंतर आपको कहीं बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो चलिए इसको हम लोग साफ करते हैं और देखते हैं कि रिलेशन और फंक्शन में क्या क्या मुख्य अंतर है। इसको आप लोग लिख लीजिए अपने कॉपी में। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं कि रिलेशन और फंक्शन में क्या क्या अंतर है। तो चलिए एक साइड हम लिख लेते हैं फंक्शन और दूसरे साइड में हम लोग लिख लेते हैं रिलेशन। याद कीजिए, रिलेशन को हम लोग आर लिखते थे और ए टू बी लिखते थे। थोड़ा देर के लिए अगर ए बी को हम सेट एक्स से रिप्लेस कर दें, अब बी को हम वाई से भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ए बी नॉन इम्पटी सेट माने हुए हैं। तो यहाँ पर कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को नॉन इम्पटी सेट मान लिए। और फंक्शन में क्या होता है कि एफ जो है एक्स टू वाई, हमने ऐसे लिखा फंक्शन को। इसमें देखो बच्चों क्या होता है, सबसे पहला अंतर क्या होता है कि इसका जो डोमेन होता है, DOM फॉर डोमेन हो गया। डोमेन एफ का जो होता है यह सेट एक्स के बराबर होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसका जो डोमेन आर लेते थे तो हमेशा सबसेट होता है एक्स का। तो याद कीजिए, डोमेन का डेफिनेशन ही इसी तरह से है कि कलेक्शन ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन में जो भी ऑर्डर्ड पेयर बने हुए हैं उसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट को अगर हम लेकर एक सेट बनाते हैं तो वह आपका डोमेन कहलाता है रिलेशन का। तो चूंकि हमेशा क्या होता है कि अगर ए बी का हम रिलेशन, ए से बी तक रिलेशन बनाए तो रिलेशन हमेशा क्या होता है, ए क्रॉस बी का जो होता है सबसेट होता है। याद कीजिए, आर जो होता है हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, यानी कि ए बी के बराबर होगा लेकिन इससे छोटा भी बनेगा। तो छोटा कब बनेगा, तो ए का कुछ एलिमेंट अगर छोड़ दें, ए में 4 एलिमेंट है और हमने यूज किया 3 ही एलिमेंट, तो निश्चित रूप से रिलेशन आर जो है ए क्रॉस बी से छोटा बनेगा। तो कुछ एलिमेंट निश्चित रूप से डोमेन आर में जो है छूटते हैं। किससे, एक्स से। एक्स में अगर 10 एलिमेंट है तो इसमें 5 एलिमेंट भी डोमेन में बन सकता है। इसके डोमेन में 6 एलिमेंट भी रह सकता है। अगर मान लीजिए एक्स में 10 एलिमेंट है तो रिलेशन के डोमेन में 9 एलिमेंट भी आ सकता है। लेकिन इसके डोमेन में जो है जितने भी एक्स में एलिमेंट होंगे सारे इसके डोमेन के एलिमेंट कहलाएंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और दूसरा नंबर क्या है कि इसमें जो है हम लोग को डोमेन क्या है, एफ का जो है वाई होता है और इसमें भी कोडोमेन
कोडोमेन आर का जो है वाई होता है। ये दूसरा अंतर। और तीसरा नंबर हम अगर इसमें रेंज के बारे में बात करें कि रेंज एफ जो है यह भी सबसेट होता है वाई का, और इसमें भी जो है रेंज जो है आर का यह भी सबसेट होता है वाई का। तो चूंकि यहाँ पर जो है हम लोग रिलेशन में कोडोमेन को उतनी प्रधानता नहीं दिए हैं, समझ गए। लेकिन आपके जानकारी के लिए ये याद रखना चाहिए कि रिलेशन में जो कोडोमेन होता है वो निश्चित रूप से आर के बराबर होता है। और एक जो मुख्य अंतर है इसको हम लोग देखें, चौथा नंबर, कि टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर, सॉरी माफ करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर इन एफ no two distinct ordered pair in F have the same first coordinate है ना। तो इसमें क्या होता है कि दो अलग अलग जो ऑर्डर्ड पेयर हम लेते हैं उसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट का एलिमेंट सेम नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए ऑर्डर्ड पेयर में 4 1 और यह 4 2 नहीं आ सकता है, क्योंकि 4 का रिलेशन अगर एक बार 1 से हो गया तो यह जो है 4 का रिलेशन 2 से नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए 5 का रिलेशन 3 से हो गया तो 5 का रिलेशन 4 से नहीं हो सकता है। देखिए बच्चों, इसको हमने काट दिया तो समझ में आ रहा है, इस तरह से नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है कि कोई भी डोमेन का एक एलिमेंट कई कोडोमेन या रेंज के कई एलिमेंट से जुड़े हो सकते हैं, कई एलिमेंट के साथ रिलेशन बना सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर in R have the same first coordinate। तो इसमें क्या होता है कि यह आपका 4 1 एलिमेंट आ सकता है, 4 2 एलिमेंट आ सकता है, 5 3 भी आ सकता है और 5 4 भी आ सकता है ना। अब मान लिया जाए कि यहाँ पर एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि यह सेट ए है या एक्स है। एक्स में जो है आपका एलिमेंट दिया गया है 4 5 6 और वाई में जो एलिमेंट है इसमें आपका 1 2 3 4 1 2 3 और 4 है। तो याद कीजिए कि रिलेशन में जो हम लोग का क्या कहते हैं एलिमेंट आता है वो कितने तरह से पॉसिबल है, रिलेशन कितने तरह से बन सकते हैं। जैसे कि रिलेशन बनाने के लिए 4 1 से रिलेटेड हो सकता है, 4 2 से भी रिलेटेड हो सकता है, 4 3 से भी रिलेटेड हो सकता है, 4 4 से भी रिलेटेड हो सकता है, 4 1 से रिलेटेड 4 2 से भी रिलेटेड हो सकता है। जैसे 5 यहाँ 3 से रिलेटेड है और 5 यहाँ 4 से भी रिलेटेड है। लेकिन फंक्शन होने में क्या है कि एक एलिमेंट जो है एक ही एलिमेंट से रिलेटेड होगा। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि फंक्शन और रिलेशन में मुख्य अंतर क्या है। इसके बाद हम लोग चलिए समझते हैं फंक्शन को, कुछ डायग्राम के मेथड से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसको आप लोग निश्चित रूप से अपने कॉपी में लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग आगे बढ़ाते हैं, फंक्शन की समझ को और भी आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप लोग रिलेशन में पढ़े हुए हैं, एरो डायग्राम को पढ़े हैं। एरो डायग्राम हम लोग किस तरह से बनाते हैं। अब चूंकि हर एक रिलेशन का तो एरो डायग्राम बना ही सकते हैं, तो फंक्शन भी क्या है, रिलेशन ही है, तो रिलेशन का भी एरो डायग्राम बना सकते हैं।
अब हम लोग समझते हैं, एरो डायग्राम की मदद से फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो अब एक पहला फिगर में आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए 1 जो है रिलेटेड हो ए से, 2 रिलेटेड हो आपका बी से, 3 रिलेटेड हो सी से और 4 रिलेटेड हो ई से, तो ये फंक्शन है कि नहीं, इस पे विचार करना है। तो फंक्शन का डेफिनेशन कहता है कि एफ फंक्शन तभी होगा इफ ईच एलिमेंट ऑफ एक्स हैज इमेज इन वाई। तो प्रत्येक एलिमेंट एक्स का जो है को इमेज है किसमें, वाई में है। 1 का इमेज देखिए ए है, 2 का इमेज बी है, 3 का इमेज सी है, 4 का इमेज ई है। तो इसलिए यह जो है फंक्शन हो जाएगा और रिलेशन तो होगा ही, है ना। इसके बाद देखा जाए कि अगर मान लीजिए 1 2 3 अब 4 इस तरह से रिलेटेड हो और 5 का कोई भी इमेज नहीं बनता हो, तो डेफिनेशन क्या कहता है कि ईच एलिमेंट ऑफ एक्स हैज इमेज इन वाई। तो क्या यह लागू होता है, ईच एलिमेंट प्रत्येक एलिमेंट का इमेज जो है वाई में है। तो क्या कहेंगे, 5 का नहीं है सर इमेज, यही ना कहेंगे। तो 5 का जब इमेज नहीं है तो इसीलिए यह फंक्शन नहीं होगा, लेकिन यह रिलेशन होगा, रिलेशन सारा होगा। क्योंकि रिलेशन में जो है कि एरो डायग्राम जो भी एलिमेंट छूट गया उसको छोड़ के हमारा डोमेन बनता है, रिलेशन का यही रूल है। उसके बाद हम देखें कि फंक्शन ये है कि नहीं, रिलेशन ये है कि नहीं। जैसे यहाँ पर मान लिया जाए कि 1 जो है रिलेटेड है ए से, 2 रिलेटेड है बी से और 1 एक बार फिर से रिलेटेड है डी से और 3 रिलेटेड है आपका ई से। फिर डेफिनेशन पर जाइए, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एक्स हैज यूनिक इमेज इन बी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एक्स हैज यूनिक इमेज इन वाई। यूनिक इमेज होना चाहिए, x का यूनिक इमेज देखिए 1 का एक इमेज a भी है, 1 का एक इमेज b भी है। तो 1 के लिए जो भी इमेज हमको मिला वो यूनिक तो नहीं रह गया, तो इसलिए यह जो है फंक्शन नहीं होगा और ये रिलेशन तो होगा ही, सीधी बात। दूसरी बात में समझिए कि a1 का दो गो इमेज बन गया है, यानी कि यूनिक नहीं रहा। यूनिक का मतलब होता है अकेला, यूनिक नहीं रहा तो इसलिए हम जो है इसको फंक्शन नहीं कहेंगे। एक चीज़ और जानिए, आप वीडियो को पीछे कर ले जाइए, पीछे आप देखिए कि हमने लिखा था कि नो टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए फंक्शन हैव द सेम फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पर जो रिलेशन बन रहा है 1a और 1d भी बन रहा है। हमने कहा था कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है सेम नहीं हो सकता है, यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि ये सेम है, तो उस आधार पर भी यह क्या हो गया, फंक्शन नहीं हो गया। तो आप जिसको भी याद रखिए, दोनों तरीके से आपको समझाया गया है, तो उम्मीद है कि यह आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसमें क्या हुआ कि 1 जो है रिलेटेड था ए से, अब 2 रिलेटेड है बी से, 3 रिलेटेड है सी से और 4 रिलेटेड है आपका ए से, 5 रिलेटेड है डी से और 6 भी रिलेटेड है। अगर 6 को नहीं रिलेट करेंगे तो ये फंक्शन होगा ही नहीं, पहले ही कंडीशन, इस कंडीशन के थ्रू जो है फंक्शन नहीं होगा, एक भी एलिमेंट इसका खाली नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पर आप कहेंगे क्या कि सर 1 का जो है a है और 4 का भी a है ना, तो इसीलिए ये इसको फंक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर अगर इस ऑर्डर्ड पेयर को लिखें 1a और उसके बाद यहाँ पर लिखें 4a और हम क्या कहे थे कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट फंक्शन में सेम नहीं होना चाहिए, तो देखिए फर्स्ट फंक्शन कोऑर्डिनेट में सेम नहीं है, तो जब नहीं है तो निश्चित रूप से यह क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा।
यह क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा, और रिलेशन तो यह होगा ही, रिलेशन तो यह होगा ही। और इसको दूसरे शब्दों में समझिए कि देखिए 1 के लिए भी ए जो है यूनिक है, 4 के लिए भी ए यूनिक है। मान लीजिए कि मेरे घर में भी एक फ्रिज है एलजी का, और लालदेव जी के घर में भी एक फ्रिज है एलजी का, तो वह एलजी का फ्रिज मेरे लिए भी यूनिक है, और क्या कहते हैं लालदेव जी के लिए भी वह फ्रिज एलजी का जो है यूनिक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि 1A और 4A इसमें अलाउ है, इसलिए यह आपका फंक्शन होता है और यह आपका रिलेशन भी होता है। तो चलिए हम लोग इसको आप लोग निश्चित रूप से लिख लीजिए। और मैं अपने लाइफ में कई बार इस तरह के इंटरव्यू को फेस किया। कभी मैं गया इंटरव्यू वगैरह देने के लिए, तो इस तरह से बोर्ड पर कई सारे फिगर बना दिए गए और बोला कि बताइए ये फंक्शन है कि नहीं, इसमें ये फंक्शन नहीं है तो किस तरह से है। तो बच्चों आप लोगों को भी है ना, कहीं भी आप जब जाएंगे, मैथ्स आप जानते हैं, फंक्शन पढ़े हैं, तो फंक्शन में सबसे पहले आपको इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसीलिए यह जो बोर्ड पर लिखा हुआ है तो इसे आप बिल्कुल ही ठीक तरह से लिख लें और ठीक तरह से समझ लें, यह आपको ज़िंदगी भर काम देने वाला है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आइए हम लोग देखते हैं आप ही के बुक में जो सबसे पहला एग्जाम्पल दिया गया है इस फंक्शन में, उसको देखते हैं और समझते हैं। तो इसमें आपको क्या दिया गया है कि x एक सेट दिया गया है, नॉन एम्प्टी सेट है, y भी आपका एक सेट दिया गया है, नॉन एम्प्टी सेट है, क्योंकि कुछ ना कुछ एलिमेंट तो इसमें है। और यह कह रहा है कि ये रिलेशन यानी कि फंक्शन f जो है x y, x बिलोंग्स टू y, x y बिलोंग्स टू y, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया गया है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया गया है। तो ये जो x एलिमेंट का सिलेक्शन है हम कहाँ से करेंगे, x से करेंगे। x आपका 1 2 3 और 4 हो सकता है। देखिए 1 2 3 4 दिया गया है। और यह जो स्मॉल y है, यह एलिमेंट आपका क्या क्या है, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है और 25 है। और इस दोनों में जो है रिलेशन किस तरह का है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये रिलेशन है। इसके लिए हम देखते हैं कि कौन कौन सा ऑर्डर्ड पेयर इसमें आता है। यदि हम 1 लेते हैं तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसीलिए y का वैल्यू 1 हो गया। अगर x का वैल्यू हम 2 लेते हैं तो y इक्वल टू 2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया आपका, 4 हो गया। तो 2 रिलेटेड है 4 के साथ, 3 रिलेटेड है 9 के साथ, और 4 रिलेटेड है आपका 16 के साथ। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 9, 4 का इमेज 16, 16 का प्री इमेज 4, 9 का प्री इमेज 3 और 4 का प्री इमेज 2 और 1 का प्री इमेज 1। लेकिन 25 का प्री इमेज नहीं है ना, 25 का प्री इमेज नहीं है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन का डेफिनेशन में सीधी बात समझिए कि डोमेन का हर एक एलिमेंट जो है यूनिक इमेज बनाता है। एक लाइन में याद रखिए, हर एक प्रत्येक एलिमेंट। तो देखते हैं कि x का प्रत्येक एलिमेंट इमेज बनाता है कि नहीं। 1 भी इमेज बना रहा है, 2 भी इमेज बना रहा है, 3 भी इमेज बना रहा है, 4 भी इमेज बना रहा है, प्रत्येक एलिमेंट इमेज बना रहा है। और क्या है, यूनिक इमेज तो बना ही रहा है। तो इस कंडीशन में इसको हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे, है ना। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, द गिवन रिलेशन इज ए फंक्शन, एक फंक्शन हुआ। उसके बाद इसका जो डोमेन है, इसमें पूछा कि डोमेन भी निकालना है। तो डोमेन आप याद कीजिए, आपको बताया गया, इस वीडियो के शुरुआती में ही बताया गया है कि रिलेशन का डोमेन किस तरह का होता है, फंक्शन का डोमेन किस तरह का होता है। तो फंक्शन का जो डोमेन होता है वो सेट x के बराबर होता है।
यानी कि पहले सेट जहाँ से एफ एक्स टू वाई करते हैं, एक्स इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, ऐसे लिखते हैं, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। ये एक्स पूरा जो है इसका क्या होता है, डोमेन होता है। तो इसीलिए डोमेन ऑफ एक्स में आप 1 2 3 और 4 सारे एलिमेंट को लेंगे, और इसमें आपको देखिए याद कीजिए रेंज जो है एफ का क्या होगा। रेंज हमने बताया था हमेशा सबसेट होगा किसका, वाई का, और संयोग से ये सत्य भी हो गया है। देखिए रेंज में हम 1 और 4 और 9 और 16 को ही यूज किए हुए हैं, 25 को छोड़ दिए हैं। तो ये जो वाई सेट है, और यहाँ जो हमने लिखा रेंज को, रेंज में हम किसको किसको ले रहे हैं, 1 को, 4 को, 9 को और 16 को, ये निश्चित रूप से सबसेट है किसका, वाई का। तो इस तरह से हम लोग रेंज भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये कहे कि भाई कोडोमेन बताइए, कोडोमेन किसका, फंक्शन का बताइए, तो कोडोमेन पूरा वाई उठ के आ जाएगा कोडोमेन में, है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, 1 2 3 सॉरी माफ करेंगे 1 4 9 16 और 25, इस तरह से हो जाएगा हमारा। तो यह प्रॉब्लम हमने बेहद ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए एक चीज़ और इसमें पूछ रहा था जो हमने यहाँ पे लिख के रखा था। इसके पहले भी एक चीज़ पूछा है कि आपको इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना है, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए वही एरो डायग्राम बना के दिखाना है आपको। एरो डायग्राम क्या बनाना है कि 1 1 का 1 2, देखिए एरो डायग्राम में एक सेट x ले लिए और एक सेट y ले लिए, और यह रिलेशन f चाहे तो यहाँ पे लिख दीजिए fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 1 2 3 4, और फिर ये डोमेन में 1, कोडोमेन में 1 4 9 16 और 25, 1 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 4 से, 3 का रिलेशन 9 से और 4 का रिलेशन 16 से। तो यही आपका हो गया एरो डायग्राम हो गया। अब इसमें तीसरा नंबर जो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखिए a इक्वल टू आपका दिया गया है 2 3 और 4 दिया गया है, और यह एफ ए निकालना है आपको, यानी कि एफ एक्स निकालना है जो कि आपका एक्स स्क्वायर के बराबर है। एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर के बराबर है। ए कहने का मतलब कि एक्स जितना भी है, सारा एलिमेंट जो है एक्स में, जितने भी ए में जितने भी एलिमेंट है सबको लेके निकालना है आपको। इसीलिए शॉर्ट में यहाँ पर सिंबल दे दिया एफ ए का सब एलिमेंट लेना है। तो यहाँ पर यदि हम F2 लेते हैं तो यह 2 का स्क्वायर आता है जो कि 4 हो जाता है। F3 लेते हैं तो यह 3 का स्क्वायर आता है जो कि आपका 9 हो जाता है। F4 लेते हैं तो यह 4 का स्क्वायर आता है जो कि 16 हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू को निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा, और इसमें जो है कुछ और भी बेसिक हम लोग को जानना है। तो चलिए हम लोग इसमें जितने भी बेसिक को जानना है वो सभी को देख लेते हैं, तब उसके बाद हम लोग इसके एक्सरसाइज में जाएंगे। इसके बाद हम लोग को इक्वल फंक्शन भी पढ़ना है और इन्वर्स फंक्शन पढ़ना है। तो इक्वल फंक्शन और इन्वर्स फंक्शन को हम लोग देख लेते हैं, तब उसके बाद जो है हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे। तो फिलहाल आप लोग जो है इसको अवश्य अपनी कॉपी में लिख लीजिए। यह बहुत ही उपयोगी नोट्स हैं आपके लिए। तो आइए बच्चों हम लोग इसमें दो चीज़ और जान लेते हैं। एक इक्वल फंक्शन क्या होता है, दूसरा इन्वर्स फंक्शन। फिर उसके बाद हम लोग को काम रह जाएगा कि इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को बनाना, फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम को बनाना। तो इसके लिए हम जैसा कि देख सकते हैं आप लोग कि इक्वल फंक्शन तभी होगा जब दो फंक्शन इस प्रकार हो कि उसका डोमेन f का और डोमेन g का दोनों बराबर हो। जैसे टू फंक्शन f एंड g आर सेड टू बी इक्वल इफ डोमेन ऑफ f और डोमेन ऑफ g, है ना। f का डोमेन g का डोमेन बराबर, कोडोमेन ऑफ f इक्वल टू कोडोमेन ऑफ g, दोनों का कोडोमेन भी बराबर हो। उसके बाद अब चलिए डोमेन और कोडोमेन हम जान गए।
अब उसके बाद चलिए उसके एलिमेंट में, चलिए उसके अंदर, तो एलिमेंट तक हमको कौन पहुंचाएगा? एलिमेंट तक हमको पहुंचाएगा ये सिंबल एफ एक्स और जी एक्स। ये एफ एक्स जो है फंक्शन एफ के हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, हर एक एलिमेंट को जोड़ता है। जैसे कि डोमेन का एक्स लिए तो एफ एक्स जो है कोडोमेन का एलिमेंट होता है। यहाँ देखिए एक्स जो है जी फंक्शन में एक्स जो है डोमेन का एलिमेंट है और जी एक्स जो है कोडोमेन का एलिमेंट है। तो इस तरह से यह जो है हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यह आपका इक्वल होना चाहिए फॉर ऑल एक्स, जितने भी x हैं। कहने का मतलब कि x आपका क्या है? एलिमेंट है, और ये एलिमेंट आया है डोमेन से, ये एलिमेंट आया है डोमेन से। तो जितने भी डोमेन में एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट के लिए एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स होना चाहिए। इन देयर डोमेन ऑलरेडी देखते हैं लिखा हुआ है। अब एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए फंक्शन एफ है आपका 1 1 1 2, माफ करेंगे 2 2 और यह 3 3, इस तरह से रिलेशन बना हुआ है। ये फंक्शन जो है एफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू आपका एफ एक्स है। मान लीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स है। इस फंक्शन में हम अगर इस तरह से रखते हैं तो हमारा ये सब चीज़ प्राप्त होता है। और इसमें मान लिया जाए कि इसमें जो इसका कुछ ना कुछ डोमेन होगा, तो डोमेन भी हम ले लेते हैं 1 2 3, और इसमें को डोमेन भी ले लेते हैं 1 2 3। तो दोनों का जो है डोमेन को डोमेन बराबर हो गया, दोनों का को डोमेन एक ही ले लिए, 1 2 3 1 2 3 ले लिए। उसके बाद यह जो फंक्शन एफ है इसमें एलिमेंट्स क्या क्या है? 1 1 2 2 3 3 है ना। इसके बाद जी में भी जो है एलिमेंट 1 1 2 2 और 3 3 हो। तो ये दोनों क्या हो गया? आपका इक्वल फंक्शन हो जाता है। बड़ी आसान सा कॉन्सेप्ट है। इक्वल का मतलब है कि 4 4 के इक्वल है, 5 5 के इक्वल है। यानी कि रिलेशन का, अब रिलेशन इतना बड़ा है, दो चीज़ आइडेंटिकल कैसे होगा, है ना। तो दो चीज़ आइडेंटिकल है और ये बहुत बड़ा है, तो हर एक पार्ट को इसमें मिला के हम देखेंगे। हर एक पार्ट अगर जो इसका इक्वल हो गया तो ये फंक्शन जो है आपका इक्वल कहलाएगा, है ना। तो चलिए इसके बाद हम लोग समझते हैं कि इनवर्स ऑफ ए फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन हमने पढ़ा कि f जो है फ्रॉम x टू y फंक्शन हमने पढ़ा। इज ए फंक्शन, एक फंक्शन होता है। अब देखिए कि द फंक्शन f इनवर्स y टू x, x टू y टू x, यानी कि इसमें जो डोमेन था वो अब कोडोमेन बन गया, और इसमें जो कोडोमेन था वो अब डोमेन बन गया है। ऐसा हो जाए, उल्टा हो जाए, तो इस तरह के फंक्शन को इनवर्स फंक्शन कहते हैं। इस तरह के फंक्शन को इनवर्स फंक्शन कहते हैं। और देखिए ये फंक्शन है आपका, तो इसका इनवर्स फंक्शन को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। इसके बाद देखा जाए कि यह फंक्शन आपका एफ एक्स में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। एफ एक्स तो जान रहे हैं कि डोमेन का एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है। एफ एक्स जो है डोमेन और कोडोमेन के एलिमेंट को रिलेट करता है। तो कोडोमेन के एलिमेंट को निकालने के लिए एफ एक्स है। डोमेन का एलिमेंट जो है हम लोग, कोडोमेन के एलिमेंट को हम लोग y से डिनोट करते हैं। तो y जो है हमेशा हमारा क्या होगा? कोडोमेन से। ये एलिमेंट जो है कोडोमेन से लिया गया। और किस तरह से लिया गया? डोमेन के हर एक x के लिए, डोमेन के हर एक x के लिए y का जो भी मान आया उसी को लिया गया। इस तरह से ये हमारा डोमेन और कोडोमेन दोनों का रिलेशन इसमें सब आया हुआ है। अरे यहाँ पर x का वैल्यू लेंगे तो क्या लिए आप? डोमेन का वैल्यू लिए। उसके बाद जो यहाँ y का वैल्यू निकला तो क्या लिए? क्या आया आपका? कोडोमेन का वैल्यू निकला, यानी रेंज निकला। तो इस तरह से आपका फंक्शन एफ एक्स का डेफिनेशन होता है। अब एफ इनवर्स y का डेफिनेशन किस तरह से होता है?
आपने कोड डोमेन का एलिमेंट लिया, यानी देखिए यहाँ पर y आ गया है, पहले इसका डोमेन बन गया है, तो y का एलिमेंट लिया हमने। तो देखिए y का एलिमेंट लिया, y का एलिमेंट को रख कर अब इसको सॉल्व कर दिए जो कुछ भी है, तो हमको क्या मिला, x मिला। तो इस तरह से देखिए इसमें जो है y और x में रिलेशन क्रिएट हो जाता है। यह है जो रिलेशन बनता है, यह आपका इन्वर्स फंक्शन बनता है। यहाँ जो रिलेशन बनता है ये आपका क्या बनता है, इन्वर्स फंक्शन बनता है। एकदम सीधी और साधारण बात समझिए कि अगर ये फंक्शन आपका f में है ना, fx में आपका एलिमेंट ये सब रहे, फंक्शन f है ना, इसमें 1 2 3 4 ये एलिमेंट रहे, तो f इन्वर्स में जो है, f इन्वर्स में कौन कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, 2 1, इसका 2 जो है आपका फर्स्ट प्लेस पे चला आएगा, 1 सेकेंड प्लेस पे चला जाएगा, और यह 3 4 है तो यहाँ पर 4 3 ले लेंगे। इस तरह से हमारा इन्वर्स बन जाएगा, इन्वर्स फंक्शन बन जाएगा। इसके ऊपर अब हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे और क्या कहते हैं, इससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे और इसको और भी बेहतर तरीके से समझेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग जो है इसके पहले एक्सरसाइज को अब बना सकते हैं। एक बात ध्यान रखेंगे बच्चों कि सिर्फ प्रॉब्लम सीख जाना ही सफिशिएंट नहीं है। आप निश्चित रूप से हर एक प्रॉब्लम को बनाएं, हर एक एग्जाम्पल को बनाएं, हर एक एक्सरसाइज के हर एक प्रॉब्लम को बनाएं, तभी मैथ्स आपकी अच्छी हो सकती है। अगर आप सोचते हैं कि मैं ये जानता हूँ, वो जानता हूँ, वो जानता हूँ, तो ये मैथ्स में नहीं चलता है। मैथ्स में रियलिटी कहने का मतलब प्रैक्टिस चलता है। आप जितना लिखेंगे, जितना क्या कहते हैं लिखेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा होगा, मैथ्स आपका उतना बनेगा। तो लास्ट जो ये आपको बात कही गई कि आपको लिखना है, मैथ्स बनाना है, हर एक प्रॉब्लम को बनाना है, तभी आपका मैथ्स अपना हो सकता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे और अगले वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कई तरह के प्रॉब्लम को देखेंगे। और इसमें आज के वीडियो में जो भी आपको बताया गया, इसको आप कॉपी में लिखकर और 3 बार लिखकर प्रैक्टिस ज़रूर कर लें और पूरी तरह से अपने दिमाग में इसको डाल लें। तो चलिए इसी के साथ मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद, गुड बाय।